हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने कल के डेट में पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कूलम का नियम किस तरीके से अप्लाई होता है अगर कोई चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हो तो। ठीक है, तो हमने ये देखा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि ये Q1 इधर होता है और Q2 इधर, यानी दो चार्ज हमने वहाँ पे दिखाया था और ये कहा था उनका नाम Q1 और Q2 रख दिया था और उनके बीच में एक डिस्टेंस R ये था। अब ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो एक दूसरे के पे चार्ज या तो पॉजिटिव होते हैं या तो निगेटिव होते हैं। माना अगर ये निगेटिव निगेटिव हुआ या पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, दोनों केस में ही ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और मान लिया कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के केस में भी ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यानी दोनों केस में चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़ते हो तो इसमें चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहते हैं। हाँ, अगर माइनस माइनस हुआ तो रिपेल होगा और अगर प्लस प्लस हुआ तब भी रिपेल होगा और अगर माइनस प्लस हुआ तब अट्रैक्ट होगा और अगर प्लस माइनस हुआ तब भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन क्या है, चारों केस में, जो चारों केस हैं इन सब में इस पे फोर्स अप्लाइड होगा। तो हम लोग यही चीज पढ़ रहे थे और इसी चीज का स्टडी जो होता है ना, कूलम फोर्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने ये माना था कि यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R है, तो एक दूसरे पे ये क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। इन दोनों के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, और वो फोर्स इस Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैंने बताया था, और इसी तरीके से इस Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और 1/r² के इनवर्सली 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, यानी जब हम इन सबको मर्ज करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R², और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R²। अब लिखेंगे इफ k इक्वल टू 1, तब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और यही चीज जो था हमारा फोर्स का फार्मूला था, यहाँ पे लिखा हुआ है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। एक्चुअल में दोस्तों क्या है ना कि साइड बुक में या कुछ ऐसे एक दो बुक में यहाँ पे इस वाले फार्मूले में k नहीं लिखा रहता है, एक्चुअल में k होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा एक फार्मूला है। ये क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन में R²। हाँ, हो सकता है कि आपके स्कूल में बस यही बताया जाए, लेकिन एक्चुअल में आप ये जान लो कि ये k होता है और आप ये अज्यूम करोगी कि अगर k इक्वल टू 1 देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R²। तो समझ में आया, ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये एक क्या है, कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है और आपने इस कूलम लॉ को फिर से रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब हम अगला चीज देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें किस तरीके से देखना है, एक्चुअल में हमें यही चीज थिंकिंग करना है। अब जैसे हाँ, इसका वैल्यू जरूर आप याद कर लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। हाँ, ये मैंने दिखाया। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप रट्टा मार लीजिए, एक हिसाब से समझ लीजिए कि ये आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। ठीक है, वैसे ये भी आपको बहुत ज़्यादा टफ भी तो नहीं है, तुरंत आप याद कर लोगे। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन 11th में पढ़ चुके हो तो डायमेंशन आप निकाल लोगे। ठीक है, और दूसरी बात, इसका बस वैल्यू याद करना है 9 × 10⁹। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसको इरेज कर दो। अब हम क्या देखते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में, हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हेडिंग डालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें फिर से एक इमेज बनाना पड़ेगा, लेकिन आप ये खुद ही सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि कोई चार्ज होगा और उसके चारों तरफ कोई ना कोई एरिया होगा।
हाँ, जैसे आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा था, है ना, मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो मैग्नेट रहता है उसके चारों तरफ एक एरिया रहता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज के चारों तरफ का एरिया रहता है, जहां पर इसके फोर्स को देखा जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम मान ले कि यहाँ पे हमने एक चार्ज लिखा, ये क्यू, और यहाँ पे हमने क्यू नॉट लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे जब इन दोनों को ऐसे करके मिलाया जाए, ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से अगर मैं मिला दूं तो क्या होगा, इसकी वजह से इस पे चार्ज अप्लाई, इस पे एक फोर्स अप्लाइड होगा, है ना, यहाँ, यानी इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इसका एक फील्ड होगा इस तरीके से। खैर ये तो फिगर नहीं है आपके बुक में, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है कि ये इस पे अपना फोर्स अप्लाई करे, है ना, फील्ड, और कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही तो करेगा जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज होता है। अब जैसे, खैर ये तो बेकार हो गया, समझ में आ रहा है, तो ये चीज आप इस तरीके से समझो। अब जैसे हम समझते हैं कि यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, और इस क्यू की वजह से क्यू नॉट पे एक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, और वो किस वजह से हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या होता है, ये होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, यानी हिंदी में अगर बोले तो एकांक आवेश पर, यानी एक एकांक मतलब एक ही होता है, तो एक आवेश पर जो फोर्स अप्लाइड होता है तो उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। और ये आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स अप्लाइड होता होगा, और यही चीज जो है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल सकते हैं, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। यानी अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो हमें ये प्राप्त होगा, हम ये लिखेंगे कि E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, और इसका यूनिट ये न्यूटन है, ये कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एक और चीज है, इसका फार्मूला बस यही नहीं है, समझ में आया। अब जैसे आपने F की वैल्यू लिखी थी, F की वैल्यू क्या थी अभी बताता हूँ। F की वैल्यू आपने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, आपने ये लिखा था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अब हम Q नॉट से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए बस F की जगह पे मैंने ये लिख दिया है। अब यानी इससे जो ये निकल के आएगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि एक चार्ज है और ये क्यू नॉट ना, एक समझ लीजिए कि ऑब्जर्व करने के लिए हम क्यू नॉट को रखे हैं। समझ में आ रहा है, आप इसका नाम चाहे जो भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्यू है, क्यू नॉट है, तो क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स अप्लाइड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज होता है। यानी इसका डिफिनेशन आप लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आप वही चीज देखो, डिफिनेशन बहुत इजी है, आप ये समझ गए, इसी के आगे पीछे लिख दो, इसके पीछे लिखोगे इट इज डिफाइंड एज, और यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एकदम समझने वाली बात नहीं है, ये टाइम की बर्बादी है। ठीक है, आप इतना आराम से अपना लिख सकते हो। मेन बात क्या है, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब जैसे हाँ, अब मैंने ये लिख दिया, जो मैंने डिफिनेशन लिखा उसी को मैंने लिख दिया, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और इसका यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, अब 12th में बहुत जरूरी हो गया, कुछ भी आप न्यूमेरिकल भी लगाओ उसका यूनिट लिखो। अब जैसे इसका फार्मूला लिखा है तो इसका भी यूनिट आप लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने बस F की वैल्यू मैंने याद कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही चीज अप्लाई कर दिया अपन में क्यू नॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट लिखा हुआ था, तो मैंने जब डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू ये आई, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम।
ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। अब क्या है कि अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, इस चैप्टर में डेरिवेशन भी कुछ है, उसको अभी डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन क्या है कि अभी बेसिक हम लोग शुरुआत हुआ है ना, तो थोड़ा और भी अच्छे से हम लोग चलते हैं धीरे धीरे समझते हुए। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल, ठीक है। अब जैसे मान लिया, अब इस फिगर, अब जितनी भी चीजें हमें समझनी है ना, लगभग आप इसी चीज को समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अच्छा, डाइपोल नाम क्या है, डाइपोल, तो इससे आपको समझ पा रहे हो, इसमें दो करके कुछ होगा ना। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे मान लिया कि ये Q1 है और मान लिया कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी Q है और ये निगेटिव है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके बीच में कोई पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट है और इनके बीच का एक डिस्टेंस जो है हमने L मान लिया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ खास नहीं है, बस इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है और बीच में हमने एक पॉइंट लिया, मान लिया कि ये O होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस क्या होगी, L होगी। हाँ, वो बात की बात है कि यहाँ पे -L हो जाएगा, वहाँ +L हो जाएगा। ठीक है, वो अभी आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, और अगर आप पढ़ चुके होंगे तो मेरी बात समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्या है ना, अगर ये L है तो इस तरीके से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L हो जाएगा। तो एक चीज क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कहता है कि अगर कोई दो चार्ज है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, अगर दो कोई चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस 2L है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसका डिफिनीशन क्या है, अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस 2L है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू क्यू इंटू में 2L होता है। समझ में आ रहा है? अब इसको डिफिनीशन में लिख देते हैं। अब जैसे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखिए इसमें क्या है, व्हेन, अब इसमें आप ये लिखोगे व्हेन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू are in contact at distance 2L, then electric dipole is equal to product of चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए मैंने जो बताया उसी को इतना लंबा लिख दिया तो ये डेफिनेशन हो गया। अब इसमें क्या लिखा, व्हेन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इन कॉन्टेक्ट एट डिस्टेंस 2L, जब कोई दो चार्ज, हिंदी में क्या होगा, जब कोई दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2L के दूरी पर स्थित हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, खैर इतना लिखेंगे ये भी ठीक ही होगा, लेकिन क्या है कि लिख देते हैं बिटवीन देम, हमारी लाइन और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L है। हाँ, Q का यूनिट होता है कूलम होता है और इसका क्या होता है, मीटर होता है, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। एक चीज और, ये स्मॉल सी नहीं है, ये कैपिटल सी है, ये देखिए कूलम मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये चीज होता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और हाँ, इतनी जो चीजें हैं, आप एक बात और है, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो आप उससे पहले का वीडियो देखो, क्योंकि वो एक हिसाब से बेस है। ठीक है, अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी था मैंने डायरेक्टली रख दिया, लेकिन पिछले में मैंने क्या बताया था उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पहले वाला देख लोगे तो दूसरा वाला भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और है कि
इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कूलम लॉ, है ना, कूलम लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा। हमने अभी तक 3 चीज़ें देखी हैं। क्या इस वीडियो में, जो आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आज चाहे जब भी देख रहे हो, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे कूलम लॉ के थ्रू हमने समझा था, एक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ये अभी वाला क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने 3 चीज़ों को देखा। अगर आप इसको नोट नहीं किया तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम आगे इसको ना बढ़ाते हैं और हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है, आप ना, मैं ये देखा हूँ बहुत सारे लोग को, और एक बच्चे का ये क्वेश्चन था कि उसने ये कहा था कि सर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो होते हैं, तो कुछ किसी का समझ में आता है, किसी का नहीं समझ में आता है, क्या करे, कोई चैनल बताइए। तो कुछ खास चैनल नहीं होता, या मेरा भी जो चैनल है ना वो कुछ खास नहीं है। हर एक चैनल की अपनी अपनी वैल्यू होती है, उसकी अपनी अपनी मेहनत होती है, ठीक है। अब क्या है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से ब्रीफ कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन क्या है आपको देखना है कि आपका माइंड किस टाइप का है। अब अगर जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करोगे, ऐसे चैनल को सर्च करोगे कि जिसमें बेसिक से पढ़ाया जा रहा हो और धीरे धीरे समझाया जा रहा हो, है ना। अगर आपको फिलहाल किसी कारणवश बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ना, या तो कुछ दिक्कत होता है, तो क्या होता है कि उनको, अब बहुत सारे चैनल है उसमें कैसे सर्च करेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है और ये देखना है कि कौन सा ऐसा चैनल है जो अच्छे से धीरे धीरे मुझे समझाए, ठीक है। एक्चुअल में वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, पहले 2 से तीसरे नंबर पे ही आ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना फाइंड कर सकते हैं और डेली उसी को देखो, ठीक है। बहुत सारे चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हो ऑनलाइन और आप अगर बहुत सारे चैनल को देखते हो और मान लो कि आपको पूरा अच्छे से नहीं आता, तो समझ लो कि वो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको सब अच्छे से आ रहा है तो ए टू जेड हर वीडियो को देखो, यानी आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप जितनी वीडियोस देखते हो आपको समझ में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसका जवाब ये है, जैसे मेरे स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर इतने सारे सारे चैनल्स होते हैं, कोई अच्छा चैनल बताइए। तो डिपेंड, वो अच्छा चैनल देखो सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी को मेहनत को बेकार नहीं कहता, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, अगला भी मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, चैनल आपके लिए कौन सा ठीक है वो आप ही जानते हो। अगर आप थोड़ा सा और भी अच्छे हो, है ना, मान लिया कि आप 11 का सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हो, तो मेरा भी देख लोगे तो वो भी ठीक है, और ये 1-2 लोग का और देख लोगे तो वो भी ठीक है ना। तो इस तरीके से मैटर करता है चैनल को देखना, और किसी एक ही चैनल से ही पढ़ा जाता है, ठीक है। अब और क्या है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन क्या अच्छा मार्क्स नहीं आते, उसका भी यही रीज़न है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो एक ही चैनल से आप पढ़ो तो वो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि वही चीज़ आप डेली डेली उसी से वो, अब जैसे मैंने कल इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया था, कूलम फोर्स, है ना, फिर उसके बाद आज ये बताया, और अगर कोई आज डायरेक्ट आज ही मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मेरा पिछला वाला नहीं समझ पाएगा, है ना। इसी वजह से हर वीडियो में, हर चैनल में, हर वीडियो में ऐसा ही होता है। आप एक ही चैनल को लेकर के सब चलोगे तो आपका ज़्यादा समझ में आएगा, कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं होता है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपका जवाब मिल गया होगा, है ना। थैंक यू सो मच।